हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सत्र होगा इतिहास पर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पर एक हिस्ट्री जो होता है एक वास्ट, एक बड़े सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने होता है। तो आज हम अपने लेक्चर में कहानी के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हिस्ट्री के या प्राचीन भारत के इतिहास के एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक का नाम है महाजनपदों का उदय। जैसा कि आप जानते हो कि प्राचीन भारत के इतिहास में 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट के समय हम लोग को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो पहला क्वेश्चन तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर आधारित आपका यही रहेगा कि जो 16 महाजनपद हुआ करते थे तो उन महाजनपदों की जानकारी हमें किस ग्रंथ से देखने को मिलती है। तो आपको बताना होगा कि बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम आपका अंगुत्तर निकाय था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध लिटरेचर का एक ग्रंथ था, इस अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक जैन साहित्य भी या एक जैन ग्रंथ भी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम था भगवती सूत्र हुआ करता था। और ये भगवती सूत्र जो होता था ये भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी देता था। ठीक है, तो ये दो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर दोनों साथ में ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कि 16 महाजनपदों के बारे में सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन आपको किस डॉक्यूमेंट या ग्रंथ से मिलती है, तो पहले अंगुत्तर निकाय लगाएंगे जो कि बौद्ध लिटरेचर है आपका। अगर अंगुत्तर निकाय ऑप्शन में नहीं है तो आप जैन ग्रंथ भगवती सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग कहानी के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर महाजनपदों का उदय जो 600 ईसा पूर्व में आपको देखने को मिल रहा है तो उससे संबंधित क्या अवधारणा या कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि प्राचीन इतिहास में लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले अगर नवीनतम शोध पर अगर हम जाते हैं तो 7000 भी बोल सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली आईआईटी ने अपनी रिसर्च के माध्यम से बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आज से लगभग 7000 वर्ष पहले था। लेकिन तब भी हम लोग ट्रेडिशनल मान के चलते हैं कि 5000 वर्ष पुराना सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी भारत में। और भारत में सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता में ही हम लोग को नगरीकरण देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर सिंधु घाटी के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में शहरीकरण या अर्बनाइजेशन की बात करें तो 600 ईसा पूर्व या 600 बीसी के आसपास हमें महाजनपदों के आसपास देखने को मिलता है। या मैं ये कहूँ कि सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं शहरीकरण का दूसरा युग प्राचीन काल के इतिहास में हमें महाजनपदों में देखने को मिलता है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे कि पहला क्वेश्चन तो ये आपके सामने इस रूप में आ सकता है कि ये 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में हमें बेसिक जानकारी दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो 600 ईसा पूर्व का समय मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये 600 जो ईसा पूर्व का जो समय है ना, इस समय ध्यान रखिएगा नगरीकरण होने के बहुत सारे फायदे देखने को मिले। एक बात बताइएगा, जब नगरीकरण बेहतर होने लगा 600 ईसा पूर्व में, तो जो प्राचीन इतिहास में जो चावल की या राइस की या धान की खेती होती थी, वही 600 ईसा पूर्व में चावल की भारत में कई सारी किस्म पैदा होने लगी थी। अब चावल की डिफरेंट वैरायटी पैदा होने से ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हो कि चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाती है। यानी कि इस चावल ने या इस राइस या धान ने लोगों के जनजीवन, उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन लाया या उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जनसंख्या का फैलाव, या धीरे धीरे इस समय जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और इसी 600 ईसा पूर्व के समय ही हमने देखा था कि लोहे की खोज हो चुकी है
और लोहे की खोज होने से क्या फायदा होता था? क्योंकि किसी अन्य मेटल से या अन्य धातु से जंगलों को साफ करना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन लोहे के आविष्कार से, इस समय जो लोहे का आविष्कार हुआ 600 ईसा पूर्व में, तो इस लोहे की खोज से जंगलों को साफ करना या उष्ण कटिबंधीय जो जंगल होते हैं उनको साफ करने में आसानी हुई। और जंगलों के साफ करने से कृषि का मैदान या क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे जब क्षेत्र बढ़ेगा तो जो प्राचीन काल में, वैदिक युग में या ऋग्वैदिक काल में लोगों के जीवन में जो कबायली जीवन होता था या घुमक्कड़ जीवन होता था, उनका जो मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता था, उनके जीवन में जमीन का महत्व नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, जब आर्यों ने अपना मुख्य व्यवसाय पशुपालन को छोड़कर कृषि को अपनाना चालू किया, तो उनको जमीन का महत्व समझ में आने लगा। अब यही उत्तर वैदिक काल होते होते जब हम लोग 600 ईसा पूर्व में पहुंचते हैं, तो यही जमीन जो होती है धीरे धीरे विवाद का कारण बनेगी, क्योंकि लोगों की महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी और एक राजा दूसरे क्षेत्र में कवर करने की कोशिश करेगा और अपने जनपद को और बड़ा करने की कोशिश करेगा, और कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करेंगे। उसी से संबंधित हमारा आज का लेक्चर होगा, जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, इसी समय 600 ईसा पूर्व में भारत में सर्वप्रथम प्राचीनतम सिक्के देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग पंचमार्क सिक्के के नाम से जानते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है बच्चा लोग, पंचमार्क, मार्क का अर्थ होता है निशान लगाना, यानी कि ठप्पा। यानी कि मार्क यानी कि निशाना, एक चिन्ह हो गया। और जबकि पंच होता है आपका स्टेपल करना, यानी कि ठप्पा मारना। यानी कि 600 ईसा पूर्व में भारत में पंचमार्क सिक्के का प्रचलन अस्तित्व में आ चुका था, जिनको हम लोग आहत सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। और ये मुख्यतः चांदी या रजत की बना हुई करती थी। चांदी को ही रजत के नाम से जानते हैं और चांदी को ही हम लोग सिल्वर एजी के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्कों की शुरुआत 600 ईसा पूर्व के आज देखने को मिलती है। और एक बात तो तय है, जब सिक्कों का अस्तित्व आ जाएगा तो लोगों के जनजीवन में, उसके व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा महाजनपदों के समय में हम लोग देखने को प्रयास कर रहे हैं और ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी। अब हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। 600 ईसा पूर्व का ही समय चल रहा है। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे एग्जाम के लिए ये पूछ सकता है कि 16 महाजनपद इनमें से कौन सा है या कौन सा सबसे मुख्य माना जाता था। आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हमने 16 महाजनपद लिख रखे हैं और इन 16 महाजनपदों की ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बता रखी है और साथ में इनकी कैपिटल कहाँ पर होती है वो भी मैंने लिख रखी है। मैं आपको सभी धीरे धीरे बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो इस भारत के मैप में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एक पूर्वी क्षेत्र में अंग महाजनपद देखने को मिलेगा। ये अंग महाजनपद जो कि बिहार के क्षेत्र में स्थित था और जिसकी कैपिटल आपकी चंपा हुआ करती थी, जो वर्तमान का आपका मुंगेर या भागलपुर है। ध्यान रखिएगा, मुंगेर और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र जो था, वहाँ पर एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था अंग महाजनपद, जिसकी कैपिटल चंपा हुआ करती थी और जिसको हम लोग वर्तमान में चंपारण के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे प्राचीन या सबसे पूर्वी हिस्से में बिहार के क्षेत्र में स्थित था। अब देखिएगा, इन 16 महाजनपदों में अगर आप बिहार को देखोगे तो अंग के बाद आपका मगध आएगा। मगध आप जानते हो कि प्राचीन काल से ही राजवंशों का इतिहास रहा है, या भारत में सर्वप्रथम राजवंश या डायनेस्टी की शुरुआत अगर आप देखोगे तो वो मगध से ही देखने को मिलेगी। और प्राचीन काल में राजा महाराजा मगध को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ा करते थे। तो भैया ऐसा क्या हुआ करता था मगध में कि लोग मगध को पाना चाहते थे? ध्यान से सुनेंगे, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो तो अपने साथ मैप लेकर जरूर रखो, क्योंकि हिस्ट्री का भी अपना एक इतिहास, हिस्ट्री अपने आप में इतिहास है, लेकिन उसके साथ उसकी ज्योग्राफी भी जुड़ी होती है। तो मगध का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो होती है निम्न गंगा का मैदान बनाती है, जो कि आपका एक समतल प्लेन होता है मगध के आसपास का।
और उसके आसपास मगध में ही आपकी नेपाल से बहुत सारी नदियाँ आती हैं। पुनपुन हो गई और भी नदियाँ जो होती थी, सोन हो गई, बहुत सारी नदियाँ जो होती थी जो कि नेपाल से आके गंगा में मिलने का काम करती थीं और एक संगम का निर्माण होता था आपका इस मगध के आसपास। एक बात तो बच्चा लोग बिल्कुल सिंपल है, अगर कोई शहर किसी नदी के आसपास अगर स्थित होगा, जैसे कि गंगा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, एक्सेट्रा जितनी भी नदियां हैं, तो उस शहर के आसपास का क्षेत्र अपने आप उपजाऊ देखने को मिलता है, क्योंकि समतल मैदान में भारत में जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल मिट्टी का निर्माण होता है और जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जिसमें हर प्रकार की खेती बाड़ी संभव हुआ करती थी। तो ये कुछ फायदे हुआ करते थे आपके मगध के बारे में। और जब कोई शहर नदियों के आसपास रहेगा तो उसकी जलवायु भी अनुकूल देखने को मिलती है। और साथ में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जब आप जनरली एक बात बोलते हो कि हमारा घर सेंट्रल में है, यानी कि सेंट्रल में कहने का अर्थ ये होता है कि सारी की सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, सभी जगह आसानी से पहुंच बना सकते हैं। उसी तरीके का मगध की स्थिति हुआ करती थी कि इसकी कनेक्टिविटी इतनी बेहतर होती कि चारों तरफ ये आसानी से जा सकता था। लेकिन अगर कोई मगध में आना चाहे ना तो वो इतनी आसानी से नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ नदियां फैली हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और जब भी कोई नदी से मगध में आएगा तो उसको चुंगी देना पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, और यही टैक्स मगध के लिए उसकी इनकम स्रोत का कार्य करता था। और यही इनकम धीरे धीरे उसके राज को प्रफुल्लित या उसकी इकोनॉमी को बेहतर करने का कार्य करता था। ये मगध की कुछ बेसिक जानकारी हुआ करती थी। इसीलिए मगध ने अपनी कैपिटल जो थी पहले राजगीर बनाई थी और आफ्टर जो होता है उसने पटना या पाटलिपुत्र बनाई थी। जैसा कि आप जानते हो पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास में मगध में राजवंश की शुरुआत मानी जाती है, या उत्तर भारत में सर्वप्रथम राजवंश की शुरुआत मगध से ही मानी जाएगी। इतनी बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर लेक्चर को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कैपिटल बता रहा था, तो अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने अंग के बारे में आपको बता दिया है कि अंग की कैपिटल आपकी चंपारण है, आपकी जैसे कि मुंगेर और भागलपुर। अब सेकंड कैपिटल आप देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ मगध मैंने अभी सर्किल डिनोट किया है अभी यहाँ पर। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो मगध है, इस मगध की पहली कैपिटल हुआ करती थी गिरिवज्र। ध्यान रखिएगा, गिरिवज्र कैपिटल हुआ करती थी और गिरिवज्र को ही राजगीर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दो महाजनपद हो गए जो मैंने आपको बताया। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला मैंने आपको बता दिया अंग और दूसरा मैंने आपको बताया मगध। मगध की कैपिटल आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मगध की कैपिटल होती थी आपकी गिरिवज्र या राजगीर। राजगीर को ही गिरिवज्र के नाम से जाना जाता था। तो मगध की कैपिटल आपको ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। इतनी बात हो गई। अब 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद आपके सामने हो जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब तीसरा महाजनपद आप देखिएगा काशी। देखिएगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि काशी यानी कि आपको बनारस की याद आ जाती होगी। ठीक है, तो जो काशी हुआ करता था ना, ये इसकी कैपिटल काशी के नाम से आपको देखने को मिल रही है, और जो वर्तमान के बनारस जो होता है वो काशी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात हो गई। 3 आपके महाजनपद मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इस मैप में जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है वो आपका काशी है। इतनी बात हो गई। अब चौथा महाजनपद जो है वो आपका है वत्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा आप देखेंगे वत्स, और वत्स की कैपिटल हुआ करती थी आपकी कौसंबी। और जैसा कि आप लोग स्टूडेंट जानते हो कि कौसंबी जो होता है इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र कहलाएगा आपका, जो कि उस समय इलाहाबाद का क्षेत्र जो कौसंबी के पास था आपका, उसकी कैपिटल आपकी वत्स हुआ करती थी, या मैं ये बोलूं कि वत्स एक महाजनपद हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स एक अरेंज वे में लगाइएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है अंग के बाद मैंने बताया है आपको मगध, और मगध के बाद मैंने बताया आपको काशी, और काशी के बाद चलिए अब देखिएगा 5वां महाजनपद हम लोग देखेंगे। और 5वां महाजनपद है आपका कौशल। याद कीजिए,
कौशल देवी प्रसेनजीत का भी नाम आ रहा होगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा। अभी सिर्फ आप कौशल ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको कौशल के बारे में बता देता हूं। देखिएगा, कौशल महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी श्रावस्ती होती थी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। या एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी श्रावस्ती है, उसका दूसरा नाम क्या था? तो अयोध्या के नाम से भी पुष्टि की गई है कि अयोध्या को ही हम लोग श्रावस्ती के नाम से जानते हैं। और ये जो कैपिटल हुआ करती थी किसकी? एक महाजनपद जिसका नाम हुआ करता था कौशल। इतनी बात हो गई। 5 महाजनपद मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैप में आपको कौशल भी देखने को ध्यान से मिल रहा होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट छठे महाजनपद पर आते हैं और छठा महाजनपद का नाम है सूरसेन। देखिएगा, सूरसेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सूरसेन जो हुआ करता था, मैं सर्किल कर रहा हूं मैप पर, और सूरसेन की कैपिटल जो हुआ करती थी आपकी मथुरा। सूरसेन की कैपिटल क्या हुआ करती थी बच्चा लोग? मथुरा। तो 6 महाजनपद मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 1 2 3 4 5। अगर एक देखो, कुछ भी चीज पढ़ते हो आप लोग तो उसको इकट्ठा डाइजेस्ट करने की कोशिश मत करो। कहने का अर्थ ये है कि 10 रोटी नहीं पचेंगी बच्चा लोग, 10 रोटी नहीं खाई जा सकती हैं। एक खा लोगे ना तो पेट खराब हो जाएगा आपका। जितनी डाइट है उतना ही तो लोगे ना। तो जितना आपका माइंड गवाही देता है उसको उतना ही करो, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती चीज़ें ठूसने की कोशिश करोगे अपने दिमाग में, वो नहीं आएंगी। समय अलॉटमेंट और टाइम डिसिप्लिन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसको थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ें करते रहोगे तो वो आपकी हैबिट में आती जाएंगी। तो 6 महाजनपद आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब 7वां महाजनपद देखिएगा जिसका नाम है पांचाल। पांचाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मैप पर आपको पांचाल दिखाई से दे रहा होगा। और ये पांचाल जो हुआ करता था, इसकी कैपिटल आही क्षेत्र के नाम से हुआ करती थी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अब बात आती है पांचाल से, आपको बात आती होगी कुरु पांचाल का नाम आ जाता होगा। और इस कुरु पांचाल को हम लोग महाजनपद में, वैदिक काल में जरूर जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जैसे कि मेरठ हो गया आपका, हस्तिनापुर हो गया आपका, उसके आसपास का क्षेत्र जो होता था वो पांचालों का होता था। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एरिया लिख रखा है कि वेस्ट यूपी, और जिसकी कैपिटल आहिक क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। 7 हो गए आपके। अब नेक्स्ट पहुँचते हैं, आप ध्यान से देखोगे कुरु, ये कुरु आ गया आपका कुरु। और इस कुरु की कैपिटल हुआ करती थी, ध्यान से देखो, कुरु, यानी कि कुरु की कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और यही इंद्रप्रस्थ जो होता है ना, दिल्ली बनेगा आपका, ध्यान रखिएगा, तोमरों के द्वारा। आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो बेसिक जानकारी आपको मिलती जाएगी। ये पहला लेक्चर है। आपका लाइक, कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, ताकि जो भी मॉडिफिकेशन या सुधार होगा मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। इस लॉकडाउन में दोबारा लॉकडाउन हो चुका है, हम टीचरों के लिए फिर से सामने एक संकट सामने को आ चुका है। और टीचरों, ये क्या है कि जो हम लोगों को बनाते हैं, लोगों को जॉब दिलवाते हैं, यानी कि, और आज हम ही लोग सबसे ज़्यादा संकट में हैं। यानी कि जॉब दिलाने वाला शिक्षक की कोई वैल्यू नहीं बची कि जब चाहे कुछ भी बंद हो जाता है। मानता हूँ कोरोना है, लेकिन सारा का सारा कोरोना टीचिंग इंडस्ट्री पे ही फैल चुका है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और डिस्टेंस तो मेंटेन करके चलें। लेकिन आप हमारे शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम आपके गुरु हैं और गुरु पीछे नहीं हट रहा है आपके लिए। तो आप भी गुरुओं को अपने जिससे भी पढ़ते हैं उनको प्रमोट करते रहिए, ताकि उनका भी हौसला बना रहे। ठीक है, आगे पर चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा नवा महाजनपद देखिएगा मत्स्य जो होता है, मत्स्य आपको ब्रैकेट में मैप में देखने को मिलेगा। अगर मत्स्य को ध्यान से देखोगे ना बच्चा लोग, तो मत्स्य जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको राजस्थान के आसपास देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल विराटनगर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? विराटनगर हुआ करती थी। ये कैपिटल विराटनगर है, और जो कि वर्तमान का जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पर मैंने मत्स्य लिख रखा है, ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई आपकी। अब नेक्स्ट महाजनपद पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट महाजनपद है आपका चेदी। ध्यान से देखोगे तो आप उत्तर प्रदेश का मैप ध्यान से देखिए।
उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बिल्कुल एक छोटा सा लटकता हुआ एरिया दिखाई देगा, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में आपका होता है झांसी, ललितपुर के आसपास का क्षेत्र आपका। तो इस चेदी जो हुआ करता था ना, तो चेदी जो होता था ना, तो चेदी हुआ करते थे आपके बुंदेलखंड के आसपास, और इनकी कैपिटल बुंदेली खंड देखने को मिल रही है आपको बांदा के आसपास का, ये बता रहा है आपका। यानी कि बुंदेलखंड से संबंधित आपका चेदी महाजनपद हुआ करता था। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और यहीं से पूछने की 95% पॉसिबिलिटी होती है, 5% छोड़ के चलते हैं ताकि 100% बोलो तो वो भी सही नहीं है। हाँ, हम टीचर हैं, इतना तो गैस करते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आने की संभावना है। अब नेक्स्ट पे पहुँचते हैं हम लोग अवंती पर। रफ कर देता हूँ एक बार, फिर आपको समझ में बेहतर आएगा। देखिएगा 11वां महाजनपद अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है अवंती। सबसे पहले बच्चा लोग इस अवंती को देखो आप, भैया ये कहाँ पर है अवंती आपका? तो ये अवंती आप देख रहे होगे कि अवंती जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और ये अवंती की कैपिटल आप मुख्यतः बताते हो कि इसकी कैपिटल उज्जैन हुआ करती थी। ये है आपका अवंती, ध्यान रखेंगे, ये है अवंती। और इसकी अवंती की कैपिटल हम लोग बता देते थे कि उज्जैन हुआ करती थी। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये जो अवंती हुआ करता था उसकी दो हिस्से हुआ करते थे, एक नॉर्थ हुआ करता था और एक साउथ हुआ करता था। जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, उत्तरी भाग है, उसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन या उज्जैनी, जबकि जो दक्षिणी पोर्शन हुआ करता था जो नर्मदा नदी के नीचे स्थित था उसकी कैपिटल हुआ करती थी महास्मती। और महास्मती से तो मुझे याद आता होगा कि आपको कोई ना कोई मूवी याद आ रही होगी, बिल्कुल अब तक तो याद आ चुकी होगी आप लोगों को। तो ध्यान में रखिएगा, जब 16 महाजनपदों की बात आती है तो अवंती की बात आए कि अवंती की कैपिटल क्या है, तो आप उज्जैन ही लगाओगे, महास्मती नहीं लगाओगे, क्योंकि इन दोनों में ही उज्जैन जो होता है अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। इसके पास लोहे के पर्याप्त भंडार थे, जैसे मगध के पास हुआ करते थे। और जैसा कि आप जानते हो कि मगध जो है वो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, और वहाँ से आसाम या बंगाल बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता, इसलिए मगध को आसानी से हाथी भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते थे, क्योंकि हाथी किसी भी राजवंश की सेना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता हो कि नंदों की इतनी विशाल सेना हुआ करती थी, और उस विशाल सेना में उनके लिए हाथी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ध्यान रखिएगा, हाथियों के लिए आपका आसाम, पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। एज अ नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो मगध को हाथी भी मिल जाते थे, इसलिए मगध की वैल्यू और ज़्यादा थी। और मगध को कॉम्पिटिट करने के लिए या उससे उसके सामने अगर कोई विरोधी हुआ करता था तो सबसे ताकतवर विरोधी में अवंती का नाम आता था। ध्यान रखेंगे, मगध कौशल वत्स अवंती, ये अवंती बहुत ताकतवर हुआ है, जिसकी कैपिटल आपकी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिण पोर्शन की राजधानी आपकी महास्मती के नाम से थी, जो कि नर्मदा नदी के पास स्थित है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इतनी बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट महाजनपद पे पहुंचते हैं, जिसका नाम है गांधार। देखिएगा, गांधार जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, अब आप ध्यान से, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा गांधार, जो कि फेमस भी था तक्षशिला यूनिवर्सिटी के लिए। तो ध्यान में रखना है कि गांधार जो था उसकी कैपिटल आपकी तक्षशिला हुआ करती थी। और वर्तमान का अगर देखोगे तो रावलपिंडी का क्षेत्र जो होता था वो इसमें कवर किया जाता था। और गांधार से नाम आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये मगर महाजनपद है जिसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। और ये तक्षशिला बच्चे लोग प्राचीन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, या विश्व में सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला में देखने को मिलता है। और इसी तक्षशिला के चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, यहाँ के प्रोफेसर हुआ करते थे। ज्योग्राफी आपको देखने को मिल रही है, आपको मैंने शो कर रखा है। अब नेक्स्ट 13 नंबर पर महाजनपद पर हम लोग पहुँचते हैं, और 13 नंबर का महाजनपद का नाम है कम्बोज। और कम्बोज भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि कम्बोज जो है आपको देखने को मिल रहा है 30 नंबर पर, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास आपको देखने को मिल रहा है कम्बोज, जो कि आपका एक महाजनपद हुआ करता था। अब इसके बाद जो अवंती के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है अस्मक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा लोग,
14वें नंबर पे आप ध्यान से देखिएगा, अस्मक। सबसे पहले मैं यहाँ पर अस्मक को ज्योग्राफी देख सकता हूँ, ये रहा आपका अस्मक, मैंने सर्किल मार दिया। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपदों में 16 जो ओल्डेस्ट महाजनपदास थे, उनमें एक ही ऐसा महाजनपद था जो साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में जिसकी ज्योग्राफी थी, जिसका नाम हुआ करता था अस्मक। ठीक है, अस्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद देखने को मिला है अस्मक, जिसकी कैपिटल पोटन या पोटली बताई गई है। ध्यान रखिएगा, पोटन या पोटली के नाम से बताया गया है, और इसकी पहचान प्रतिष्ठान या पैठन के नाम से भी की जाती है। आपको प्रतिष्ठान या पैठन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वो पोटन या पोटली शब्द आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये अस्मक और अस्मक जो देख रहे हो महाजनपद, जिसकी कैपिटल पोटन या पोटली एक ही नाम है। अगर पोटन पोटली ना हुई कैपिटल तो प्रतिष्ठान या पैठन हो सकता है। और आप नियर देख लो तो ये गोदावरी नदी देख रहे हो, यानी कि गोदावरी नदी पर तट पर स्थित एकमात्र महाजनपदास कोई था तो वो आपका अस्मक हुआ करता था। ठीक है, ये मैंने आपके सामने शेयर करी। देखिएगा, हिस्ट्री में ज्योग्राफी अगर आप मैप रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पे 2 बंदरगाह भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, धीरे धीरे एंशिएंट हिस्ट्री बढ़ती आएगी तो आपको प्राचीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी देखने को मिलेंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर 2 बंदरगाह यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैप में बने हुए हैं, वो उनकी लोकेशन भी यहाँ पर दिख रही है। तो प्लीज़ आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर बताइएगा आप लोग, फिर इसको हम लोग आगे डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वज्जी। 15 नंबर पे देखिएगा आपका आता है वज्जी। देखिएगा वज्जी, जिसकी कैपिटल आप देख रहे हो वैशाली है। अब मैप पर देखोगे तो आपको वज्जी भी देखने को मिलेगा। वज्जी जो है, मैं सर्किल डिनोट कर रहा हूँ, वज्जी, ये सर्किल डिनोट किया, यहाँ पर वज्जी देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग वज्जी से संबंधित कुछ बातें ध्यान से सुनते हैं। देखिएगा, जिस समय 16 महाजनपद देखने को मिल रहे हैं, बिंबिसार देखने को मिल रहा है या हर्यक वंश देखने को मिल रहा है, उसी समय हम लोग जानते हैं कि बुद्ध का भी जन्म हो चुका था। और ये 16 महाजनपद जो थे उस समय बुद्ध थे, बुद्ध का अस्तित्व था, और महावीर जैन भी देखने को मिलते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो बुद्ध का जिस फैमिली में जन्म हुआ था ना, तो वो महाजनपदों से थोड़े से डिफरेंट थे, और उनका जो गणराज्य हुआ करता था वहाँ पर सिस्टम लोकतंत्र के आधार पर चलाया जाता था। ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला, बुद्ध जो कि शाक्य गणराज्य से थे, और वो जिस शाक्य गणराज्य से थे वहाँ पर एक एज अ डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक तरीका का सिस्टम कार्य करता था। तो उसी वज्जी की कैपिटल जो वैशाली हुआ करती थी, तो ये वज्जी कम से कम 8 ग्रुप या 8 संघों से मिलकर बना हुआ करता था। उस एक संघ का नाम यहाँ पर लिख रखा है कि उस एक संघ की कैपिटल यहाँ पर वैशाली है। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुशीनारा का भी नाम आएगा, आपका वैशाली का भी आएगा, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य का भी आएगा। तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर समझेंगे। अभी आप यहीं पे ध्यान रखिएगा कि वज्जी जो कि 16 महाजनपद है, जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी, और यहीं पे आपको गणराज्य देखने को मिलेंगे बुद्ध के समय, जो कि 10 गणराज्य की बात की गई है, और यही गणराज्य वज्जी संघ में शामिल थे, जहाँ का शासन महाजनपदों से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कार्य करता था। इतनी बात हो गई। और उसी संघ में लास्ट महाजनपद हम लोग लिख रहे हैं मल्ल। मोस्ट फेमस मल्ल का नाम आपको ध्यान में रखना है। मल्ल गणराज्य हुआ करता था, या मल्ल महाजनपद आप जो देख रहे हो, जिसकी कैपिटल कुशीनारा मानी जाती है, वर्तमान का कुशीनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुशीनगर या कुशीनारा जो कि मल्ल महाजनपद की कैपिटल थी। और जैसा कि आप जानते हो कि मल्ल गणराज्य के द्वारा या मल्ल रिपब्लिक के द्वारा ही गौतम बुद्ध जो होता है, गौतम बुद्ध की जो बॉडी है, उसके जो भी उनके गौतम बुद्ध के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हुआ करते थे, उस पर अंतिम संस्कार करके स्तूप निर्माण का कार्य मल्ल गणराज्य के द्वारा किया गया था। और मल्ल की कैपिटल कुशीनारा। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल गणराज्य के द्वारा किया गया था
कुशीनगर में, ध्यान रखिएगा। और उनके जो भी महत्वपूर्ण चीजें दफना दी जाती थी, और जब उनके ऊपर और भी जो आगे के सन्यासी आए जो फेमस हुआ करते थे, उनके ऊपर दफनाने के बाद एक चबूतरा या एक डोम आकृति का निर्माण कर दिया जाता था, जिसे वर्तमान में या प्राचीन भारत के इतिहास में स्तूप के नाम से जानते हो, जैसा कि इजिप्ट में या मिस्र में इसे पिरामिड के नाम से जानते हैं, जहां पर डेड बॉडी या ममीज को दफना दिया जाता था। भारत में उनको स्तूप की संज्ञा दी गई। तो ये हमारे को 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद वह समय है जहां भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद, क्योंकि धीरे धीरे इस 16 महाजनपदों में आप ध्यान से देखोगे कि विस्तार धीरे धीरे अब जनपद तक नहीं है, वो महाजनपद बन गए हैं आपके, यानी कि एक स्टेट की अवधारणा देखने को मिल रही है, जो कि डिस्ट्रिक्ट से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं। सिंपल सी बात है कि जब ऋग्वैदिक काल में लोगों ने पशुपालन किया, तो जब वो पशुपालन करते होंगे तो पशु को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जीवन बंजारा होगा। लेकिन जब उन्होंने उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट ऋग्वेद एरा में उन्होंने पशुपालन को त्याग कर कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया, तो आप जानते हो कि कृषि को करने के लिए एक जगह स्थायी रहना पड़ेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थायित्वता आई, लोग परमानेंट सेटल हुए, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में कृषि को बनाया। और जब कृषि को मुख्य व्यवसाय बनाएंगे तो एक जगह स्थिर होंगे, तो विलेज की शुरुआत होगी, सिटी की शुरुआत होगी, सब कॉन्सेप्ट है। और धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। इसी समय जंगल को साफ किया जाएगा। जब लोहे की भी खोज हो जाएगी तो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ेंगी कि भैया मुझे दूसरा राज्य भी चाहिए है, अपना राज्य तो अभी सिर्फ जनपद तक है, अब मुझे बड़ा राज्य बनाना है, महाजनपद है। अब महाजनपद होंगी और सारी लड़ाइयाँ बच्चा लोग रिसोर्सेस को लेकर होती हैं, संसाधनों को लेकर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं संसाधन सीमित हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं का कभी अंत नहीं होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था महाजनपदों से संबंधित, जहां पर मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में बेसिक जानकारी दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जो महाजनपदों के बारे में तो बता दिया, अब हम लोग देखेंगे कि मगध राजवंश जिसकी कैपिटल राजगीर या गिरिवर्ज हुआ करती थी, और आगामी चल के पोस्ट काल में आगे चल के पाटलिपुत्र बनाई। तो इस मगध पर राजवंश की शुरुआत किस डायनेस्टी के द्वारा की गई है, उससे संबंधित हम लोग जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर को थोड़ा सा भी ध्यान से सुना होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर दबा के करते रहिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंडशिप में। इस कोरोना का जो सेकंड फेज आप देख रहे हो बहुत ही खतरनाक देखने को मिल रहा है। इस समय टीचर तो है ही परेशान, बच्चे लोग भी परेशान है कि वो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सारा कोरोना टीचिंग इंडस्ट्री पे ही आके ग्रहण लगा दिया है। यानी कि हम लोग तो इंसान ही नहीं हैं। तो आप लोग को मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ, लेकिन बशर्ते आप जहाँ भी पढ़ते हो तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व बनता है कि उस टीचर के लिए आप भी काम करें। ठीक है, तो प्लीज़ सतेंद्र जीएस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ओके, बाय बाय। आपका फ्रेंड सतेंद्र, धन्यवाद।